खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट का आज होगी अहम बैठक। कर्मचारियों के समायोजन समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। कई विभागों ने तैयार किए प्रस्ताव। ज्ञानवापी केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उपासना स्थल विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका सुनेगी कोर्ट। 3 जजों की केस के पास मामला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसदीय क्षेत्र का करेंगी दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। शाम को लखनऊ के लिए रवाना। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का यूसीसी पर बयान। संविधान की धज्जियां उड़ा रही सरकार। बोले 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा। बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। और यूपी में जारी है झमाझम बारिश का दौर। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारी बारिश का चेतावनी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ अमेठी पहुंची सांसद स्मृति ईरानी। जगदीशपुर विधानसभा के कैमा गांव पहुंची स्मृति ईरानी और गांव में स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया गया। स्मृति ईरानी ने लोगों से जनसंवाद भी किया। इस दौरे के दौरान बातचीत की, लोगों से मुखातिब हुई। स्मृति ईरानी के पास आए पीएम आवास के मामले, जनसंवाद के दौरान पेंशन, जमीन पर अवैध कब्जे और पट्टे की भी शिकायतें मिली। स्मृति ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है, जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस दौरे के दौरान लोगों से जनसंवाद किया, लोगों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान लोगों की तरफ से कई समस्याएं भी निकलकर सामने आई, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। जल्द से जल्द समस्या का निराकरण कराया जाए। अवैध कब्जे और पट्टे से जुड़ी हुई दिक्कतें भी सामने आई। बढ़ते आगे, अमेठी दौरे पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएचएल में स्वागत किया। जिला कलेक्टर गौरीगंज में समीक्षा बैठक भी करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। तो जिला कलेक्टर गौरीगंज में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। अमेठी दौरे पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला और इस दौरान बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया बीएचएल का। जिला कलेक्टर गौरीगंज में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरे के दौरान बीएचएल में स्वागत किया। जोरदार स्वागत। जिला कलेक्टर गौरीगंज में ये समीक्षा बैठक रखी गई है, जहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। रणविजय संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं अमेठी से ज्यादा जानकारी के लिए। रणविजय, क्या जानकारी है और बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लगातार अपने 2 दिवसीय दौरे पे केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद अमेठी पहुंची हुई है, वहीं पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद मुलाकात कर रहे हैं ग्रामीणों से और ग्रामीणों से जानकारियां ले रहे हैं कि किस प्रकार की उनकी शिकायतें हैं जिसका निस्तारण वो किया जा सके। जी, प्रशासनिक स्तर पर निस्तारण में लेट लतीफी की क्या शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक रखी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी परेशानियों
ऐसी आई हैं जिनको सांसद महोदय पूरी तरह से अपने उसमें लेते हुए निस्तारण कर रही हैं। जैसे कि सड़कें और नालियां गंदगी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर चर्चा करें वो अधिकारियों को निर्देशित कर रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अमेठी दौरे पर आज मंत्री ओम प्रकाश गोला अधिकारियों के साथ बैठक बेहद अहम इस लिहाज से क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी सड़क और नाली की समस्याओं को लेकर, उसका जल्द निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। बढ़ते आगे लखनऊ से आपको खबर बता दें, यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आईपीएस प्रकाश तोमर को एसपी गोंडा पद से हटाया गया है। सेना नायक 8वीं पीएसी बरेली भेजे गए हैं और आकाश तोमर, अंकिता मित्तल को एसपी गोंडा बनाया गया है। तो तबादले सेना नायक 8वीं पीएसी बरेली के लिए भेजे गए हैं। अंकिता मित्तल को एसपी गोंडा का एसपी बनाया गया है। तो लगातार प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए जा रहे हैं, तबादले किए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है, आईपीएस आकाश तोमर को और सेना नायक 8वीं पीएसी बरेली प्रकाश तोमर को भेजा गया है। अंकित मित्तल को एसपी गोंडा बनाया गया है। तो गोंडा के एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले सामने आ रहे हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है। तो लगातार प्रशासनिक स्तर पर ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से और 2 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 2 आईपीएस अफसरों के तबादले यूपी में। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भारत, 2 आईपीएस अफसरों के एक बार फिर से तबादले किए गए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तबादलों का जो दौर है वो लगातार जारी है। एसडीएम हो चाहे अधिकारी, चाहे वो अधिकारी, लगातार जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो देखने को मिल रही है, जो तबादले हैं। इसी कड़ी में राजधानी उत्तर प्रदेश में 2 अफसरों के तबादले हुए हैं। एक तो आईपीएस अधिकारी थे आकाश तोमर, जो गोंडा के एसपी के पद पर तैनात थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है सेना नायक 8वीं पीएसी बरेली। मतलब कि जो आकाश तोमर थे वो बरेली भेजे गए हैं और अंकित मित्तल जो थे, जो एसपी, अब गोंडा बनाए गए हैं। फिलहाल अब दोनों जो अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जो अंकित मित्तल है अब गोंडा की जो कमान है वो संभालेंगे। वहीं आकाश तोमर की अगर बात करते हैं, जो आकाश तोमर है वो सेना नायक 8वीं पीएसी वाहिनी अब बरेली में देखेंगे। लगातार जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अब ये जो दो ट्रांसफर हुए हैं वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। बिल्कुल, क्या आगे भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा गया है प्रशासनिक स्तर पर भारी फेरबदल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल लगातार देखने को मिल रहा है प्रदेश में। अगर पिछले 2 महीने की बात करें बेहतर व्यवस्था को करने के लिए, अगर आगे ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे हमको और जो ट्रांसफर्स है वो देखने को मिल सकते हैं, जो तबादले हैं वो निश्चित तौर पर। को साझा करने के लिए देखा जाए तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिहाज से ये तबादले किए जा रहे हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। खबर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। अंबाला से आपको खबर बता दें, जहां पर बाढ़ का तांडव जारी है और ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जनता की मदद के लिए आगे आए और नाव लेकर खुद लोगों की मदद के लिए निकले। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टांगड़ी क्षेत्र में बसी कॉलोनियों का नाव से दौरा किया और हर गली में जाकर लोगों का हालचाल पूछा। गृह मंत्री अनिल विज दिन प्रतिदिन आम जनता के बीच भारी बारिश में हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लोगों को हर संभव मदद दी जाए। तो गृह मंत्री अनिल विज लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं कि क्योंकि देखा जाए तो भारी बारिश के चलते जो बाढ़ जैसे हालात नजर आए, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहीं। गृह मंत्री अनिल विज ने अब मोर्चा संभाला है, नाव में बैठ के लोगों का हालचाल पूछा है।
बढ़ते आगे, अमरोहा में नहीं थम रहा आवारा पशुओं का आतंक। आवारा सांड के हमले से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। खेत से घर की ओर काम कर ये किसान लौट रहा था। किसान की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मचा है। बीते दिनों पहले कई लोगों पर सांड हमला कर चुका है। प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। आवारा पशुओं को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो कवायद की जा रही थी वो नाकाफी साबित होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार सांड के हमले से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तो पिछले दिनों से कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर लोग आवारा सांड का शिकार हुए। अमरोहा के थाना रहरा के गांव पोरारा का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार आवारा पशुओं के आतंक की वजह से लोगों की जान जा रही है और एक किसान की दर्दनाक मौत का मामला सामने आ रहा है। तो खेत से काम करके घर वापस लौट रहा था ये किसान और सांड ने हमला कर दिया, जिसके चलते इस किसान की दर्दनाक मौत हो गई और इस मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शीरब इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। शीरब, देखा जाए तो आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। को बता दें, ये पूरा मामला जनपद के थाना रहरा गांव पोरारा का मामला है पूरा, जिसमें जो एक अधेड़ है आवारा सांड ने उन पे हमला किया है, जिसपे जो ये किसान है इनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है जी। और ये भी जाहिर है कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो आवारा पशुओं का मामला है उसका कहीं ना संज्ञान नहीं ले रहा है और ना ही इसे पूरी तरह से इसमें कोई रोकथाम करने की कोई ऐसी कोशिश की जा रही है। जी, क्या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से इस बाबत आपने सवाल किया कि आखिर क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है और लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बीते दिनों में ऐसे कई मामला सामने आए हैं। पिछले दिनों में भी एक फौजी की मौत हो गई थी, इससे पहले भी एक बच्चे की आवारा सांड ने कुचलकर मौत कर दी थी। ऐसे कई हादसे पेश आ चुके हैं अमरोहा जिले में और लेकिन यहाँ पे किसान इकट्ठा होते हैं और लोग अपनी परेशानी जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखते हैं। जो एसडीएम है उनके सामने, जो हसनपुर एसडीएम है उनके सामने रखी जाती है, जिलाधिकारी के सामने भी रखते हैं, लेकिन किसी तरह के आश्वासन तो जो है अधिकारियों की तरफ से मिलते हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल आवारा जानवरों का आतंक लगातार जारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, लेकिन प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो नाकाफी साबित हो रही है और लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। किसान की दर्दनाक मौत का मामला सामने आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बिजनौर से खबर मिल रही है। बारिश ने तबाही मचाई है, घरों और सड़कों व थाने में पानी भरा। तो आपको बता दें, लोगों ने पानी के बीच जाकर रात गुजारी। लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। नागल थाने में कई फीट पानी भरा हुआ है और पुलिसकर्मी और फरियादियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागल थाना व मंडावली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मंडावली क्षेत्र का ये मामला, पुलिसकर्मी और फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है उससे आम जनमानस बेहाल हो गया है। जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्था में तब्दील होती नजर आ रही हैं, क्योंकि तैयारियों का जिक्र किया जाता है लेकिन ये तैयारियां कितनी हैं ये बारिश ने पोल खोल दी है। लोगों ने पानी के बीच जाग कर पूरी रात गुजारी। कैबिनेट की बैठक के बाद यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके मद्देनजर आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय फरवरी में जो हुई थी उसमें एनटीपीसी के साथ ओबरा में हमने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समझौता था और उसी कड़ी में उसके बाद माननीय
मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद इस समझौते पे मिला और उन्हीं दिनों उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, वहां हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा, अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आ रहा है और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, पीएलएस ज़्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कास्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं, ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहाँ हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम, राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोगों का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना, जैसा कि आज प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़, सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 के, तो पहला यूनिट का लक्ष्य है हमारा 50 महीने में और दूसरा यूनिट उसके बाद के 6 महीने 56 महीने में हो जाएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से इतना है। कोयले की कमी नहीं बताई जा रही, कोयले की कमी नहीं है। कोयले की हमारे देश में पर्याप्त कोयला है। जो समस्याएं आती हैं उसकी स्वच्छ टेक्नोलॉजी के साथ उस कोयले का दोहन या खनन या उपयोग, इसमें दिक्कतें आती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चूंकि हम अभी तक, अब तो जाकर के काफी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन जो हमारे लिए भारत के प्रति या प्रदेश के प्रति जो शिकायत थोड़ी बहुत होती है वो ये होती है कि आप लोग कोयले की टेक्नोलॉजी में उतना परफेक्शन नहीं है। लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी अब लेकर के विदेशों से आए हैं। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब कोयले का खनन करके कोयले का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट की एक और अच्छी बात यह है
कि बगल में ही NCL जो हमारी जो कोल की खदान कोल की जो माइंस है वहीं से इसको कोयला मिलेगा, तो बहुत ही नजदीक इसका कोयले का भंडार है, इसीलिए ये बहुत सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो खरीद रहे हैं लगभग 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं बिजली, जो एवरेज कास्ट है, कुछ तो और भी ज्यादा है। और उसकी अपेक्षा जो इस प्लांट से जो बिजली अपेक्षित है वो 4.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपेक्षित है, मतलब लगभग 1 रुपए सस्ती हम बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे प्लांट लगने के बाद। उपभोक्ताओं को बिल्कुल सस्ती, वही हम उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपया सस्ती बिजली हम दे पाएंगे, क्योंकि कोयला नजदीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ज्यादा PLF पे चलेगा, कम कोयले में कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा है आज मंत्रिपरिषद का, जनपद रामपुर में शाहाबाद रामपुर बाजपुर मार्ग राज्य मार्ग संख्या 144 के चैनेज 0 से 30100 तक और चैनेज 48.754 से 76.246 कुल लंबाई 57.592 किलोमीटर के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग की कुल लागत 2,05,36,51,000 रुपए के व्यय का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। यह मार्ग रामपुर की तहसील शाहाबाद से प्रारंभ होकर रामपुर स्वार होते हुए उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर और नैनीताल को जाता है। इसके बन जाने से यातायात जो दिल्ली और लखनऊ को भी आता है वह एक काफी सुलभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शाहाबाद बिशौली कचला गंगा घाट मार्ग HS स्टेट हाईवे 109 का यातायात भी इस मार्ग से होकर गुजरता है, जो बाद में जाकर अलीगढ़ चंदौसी मुरादाबाद को जोड़ता है। उक्त मार्ग बरेली के रामनगर को भी जोड़ता है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाने से शहरी एवं गांव की आबादी लाभान्वित होगी और इसका चौमुखी विकास होगा। ये 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। दूसरा, मां विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के लिए उसके अंतर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2A, 3, 3, 3A, 4, 5 में सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारीकरण के संदर्भ में है। तो इसके माध्यम से वहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विकास की दृष्टि से विशेष रूप से जो वहाँ त्रिकोण का दर्शन है, मां विंध्यवासिनी का, अष्टभुजी देवी जी का, मां काली खोह के दर्शन की जो मान्यता है, जो वहाँ तीर्थयात्री आते हैं, कोतवाली जाने वाली रोड जो है वो बहुत सक्रिय है, तो उसके माध्यम से उसको चौड़ीकरण किया जा सकेगा और इसलिए डिमोलिशन के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 2 बिजली के प्लांट भी शामिल हैं जिन्हें मंजूरी मिली है। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, वंदे भारत ट्रेन में पत्थर फेंके गए। गोरखपुर से लखनऊ आ रही थी ये ट्रेन और इस दौरान ये पत्थर फेंके गए। शरारती तत्वों ने अयोध्या में ये पत्थर से हमला किया है। गोरखपुर से लखनऊ आते वक्त हमला किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन में शरारती अराजक तत्वों ने ये हमला किया, पत्थरबाजी की। ट्रेन के कई डिब्बे की सीटों के शीशे भी टूटे हैं। रामनगरी अयोध्या में वंदे भारत पर पत्थरों से हमला किया गया। तो ये अराजक तत्व कौन है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत,
आखिर क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? ये अराजक और शरारती तत्व कौन है, किस वजह से हमला किया? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये गोरखपुर से सुबह ट्रेन लखनऊ के लिए चलती है। 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और 9 तारीख से कंटिन्यूसली अपने शेड्यूल से लखनऊ के लिए सुबह गोरखपुर से रवाना होती है। अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या के बाद कुछ शरारती तत्वों ने अचानक गाड़ी पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी करने लग गए, जिससे C1 सीट नंबर 33, 34 और C3 कोच के 20, 21, 22 और C5 की बात करें, कोच के 10, 11, 12 और एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें, उस पर भी हमला किया है। ट्रेन पर लगातार हमला करते गए, ईंटें पत्थरबाजी करते गए। उसके बाद कई जो शीशे हैं वो टूट गए और जो यात्री थे उनमें दहशत का जो माहौल है वो देखने को मिला। फिलहाल बिल्कुल भरत, क्या इस बारे में पता चल पाया है? प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच पड़ताल की जा रही है? ये कौन थे और क्या वजह रही जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई? 20, 21 और 22 कोच नंबर आपने बताया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और ये अपने नियमित समय पर निकली हुई थी अयोध्या और ये अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।